अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। हर फ्राइडे की तरह आज हम आपके साथ मौजूद हैं अपने शो में, लाइव शो में यू आस्क्ड फॉर इट। और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तैयबा मलिक फ्रॉम विलिंग वेज कराची क्लिफ्टन से आपके साथ आपकी होस्ट, और हमारे साथ हमारे विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर डॉक्टर वजाहत, जो हमारे आज गेस्ट भी हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट हैं जो बहुत अरसे से एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते आ रहे हैं। तो क्या हाल है डॉक्टर वजाहत आपके? जी बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हर बार की तरह हम आज एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारी सोसाइटी में नाम लिया जाता है ओसीडी का। और इसके साथ हम बात करेंगे बीडीडी, जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। जी डॉक्टर वजाहत, आप जो एंजाइटी को ट्रीट करते आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टॉपिक में ख़ास बात ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं और जिनको पता नहीं होता कि मेरे साथ जैसे भी हम 17-18 साल की उम्र में जाते हैं तो एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत क्यों आ जाती है जिससे हमारी लाइफ में ख़राबी आती है। मैं इसको इस तरह स्टार्ट करूंगा कि मिसाल के तौर पे अगर आपको हाथ धोने की बीमारी है या आप ज़रूरत से ज़्यादा हाथ धोते हैं या कोई भी चीज़ जो आप अलाइन करने के चक्कर में लग जाते हैं कि आपका कमरा बहुत सजा हुआ हो और कोई भी चीज़ उसमें ऐसी ना हो जो कि बेतरतीब हो, या तो फिर समझ लें कि नमाज पढ़ते हुए आपको लगता हो कि आपकी नमाज बार बार गलत हो रही है और आप नमाज पढ़ें। इस किस्म की सिम्टम्स के बाद हमारे पास बहुत लोग आते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे जिसको कहते हैं हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। और जो कि देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि विच कम्स फ्रॉम एक्चुअली एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ओसीडी और बीबीडी, क्या इनका कोई इंटरलिंक्ड है? अगर हम आगे चल के बात करेंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये आपने जो रखा है, बॉडी डिस्मॉर्फिया और ओसीडी। अगर हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें, अगर एजिंग फैक्टर के साथ अगर इसमें हम होर्डिंग डिसऑर्डर भी कर लें जिसमें कुछ लोग चीज़ों को जमा करने के आदी होते हैं, साथ साथ अगर आप ये देख लें कि एनोरेक्सिया नर्वोजा है या बुलिमिया नर्वोजा है, तो एंजाइटी रिलेटेड बहुत सारी बीमारी है। लेकिन बेशक बॉडी डिस्मॉर्फिया आज इसलिए रखा गया है कि आज के दौर में ये बहुत ज्यादा आम हो गया कि लोग एस्थेटिशियंस के पास जा रहे होते हैं या अपने आप को उनको लगता है कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं, तो विच इज अ गुड कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं ओसीडी के बारे में बात करूं तो व्हाट एग्जैक्टली ओसीडी? जिस तरह इसके नाम से आप देखते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और फिर डिसऑर्डर। ऑब्सेशन यहाँ पे ये है कि अगर आपके दिमाग में, फर्ज करें कि आपके दिमाग में एक थॉट रिपीट होती हो और आप वो काम करने वाले हो या करना चाहते हो, एक हद तक उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन वो ख्वाहिश अगर आपकी इतनी बढ़ जाए कि आपको दूसरी चीजें कोई नजर ना आ रहे हो और आपको उससे खप्त हो जाए, तो यहाँ पे ये ऑब्सेशन होता है। जिस तरह अगर आपके दिमाग में एक ये थॉट आए जा रही है कि अगर मेरे हाथ गंदे हैं या मैं नापाक हूं और मैं पहले इसको पाक कर लूं, और आप इसके अलावा कुछ और ही ना सोच रहे हो, तो हम बोलेंगे ना कि भाई तुम्हें किस बात का खप्त हो गया है। बिल्कुल, ये हम कर सकते हैं, लेटर ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इतना खप्त हो जाता है कि हम उसके अलावा किसी और चीज को नहीं सोच होते। तो ऐसी नंबर वन मैं इस तरह से क्लासिफाई करूंगा ओसीडी को कि ऐसी अनवांटेड या एक्सेसिव थॉट्स या इंट्रूसिव थॉट्स जो आपके जिंदगी में मुदाखलत करें, या तो फिर ऐसी थॉट जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, जो आप ना चाहते हो कि ये मेरे कान में आए या मेरे दिमाग में आए, बावजूद इसके वो थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हो। ठीक है। और आप उसको ना चाहते हुए कुछ करने का इरादा कर रहे हो, तो ये पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। आप ये बताएं थोड़ा कि हमने बहुत ये सुना है कि जितनी स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग कंपल्शन होगी, तो इसका क्या लिंक है? जितनी भूख लगेगी आप उतनी खाना खाएंगे। बिल्कुल। फीलिंग्स तो यही है ना कि जितनी ज्यादा जोरदार आपको लगेगा भूख है या जितनी ज्यादा आपको प्यास है, तो आप उतनी बड़ी पानी की बोतल उठा के पानी पियेंगे। तो ये तो एक समझ ले कि हर चीज का एक दूसरा तरीके से रिएक्शन होता है। ऑब्सेशन यहां मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको अनवांटेड थॉट ज्यादा आ रही हैं और आपको ज्यादा लगता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है या मेरे हाथ गंदे हैं या मेरे वजू सही नहीं हुआ, तो जितना अर्ज होगी आपको उतने ही आप जोर से जाएंगे कि मैं जल्दी से धो लूं। ठीक है ना? तो ऑब्सेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंपल्जन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्सेशन के। इसलिए हम कहते हैं पहले ऑब्सेशन पे काम किया है, जो कि हम आगे जाके डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और अगर हम ये बात करें कि रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह कंटेंट ऑफ थॉट होता है, बहुत सारे थॉट्स हैं, पहले मैं इसको जरा इस तरह समझाऊं। जैसे कि मोटिवेटेड थॉट्स होती हैं, इंस्पिरेशनल थॉट्स होती हैं, हैप्पी थॉट्स होती हैं,
इसी तरह डिप्रेस थॉट्स होती हैं, इसी तरह कुछ ओसीडी की अपनी थॉट्स होती हैं, लाइक नंबर ऑफ रिपीटेटिव थॉट्स। अब रिपीटेटिव थॉट्स का मतलब ये है कि आप एक सोच को सोचते हैं, फिर आप उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन आप दोबारा उस सोच में आ जाते हैं। जैसे कि होता है ना गाड़ी में राउंड अबाउट में अगर गाड़ी घूमती रहे तो गाड़ी वहीं घूमती रहेगी गोल गोल। इसी तरह ये सोच जो है वो गोल गोल आपके दिमाग में घूमती रहती है। और रिपीटेटिव थॉट्स प्लस एक्सेसिव थॉट्स, ये दोनों अगर मिल जाए तो आदमी का बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा होता है ओसीडी के पेशेंट का। वो चाहता है कि मैं दिमाग से अपने निकालूं, वो चाहता है कि मैं ना सोचूं, वो खुद भी इससे तंग होता है। वो खुद कहता है ये कहां से मेरे दिमाग में आ गई है, मैं क्यों नहीं इससे जान छुड़ा पाता, लेकिन वो जान नहीं छुड़ा पा रहे होते। ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं चलूंगी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आप मुझे बताएं कि ओसीडी नॉर्मल हैबिट से किस तरह डिफरेंट है, या हम कहें परफेक्शनिज्म। क्योंकि लोग कहते हैं आजकल बहुत ये कहते हैं कि हम मुझे ओसीडी है, हाँ मैं जी। बहुत परफेक्ट हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ। तो किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे? ये बड़ा अच्छा एक फिनोमेना बनता जा रहा है कि जरा सा आपको सफाई का शौक होता है तो लोग आपको टोक देते हैं कि हो तुम्हें तो ओसीडी है, ठीक है ना। या तो फिर अगर आपको ज्यादा अपने आप को सही बना संवार के रखना चाहते हैं तो लोग ये भी कह देते हैं भाई तुम तो बड़े कॉन्शियस हो, तुम्हें कहीं ओसीडी तो नहीं हो गई है। तो इसमें अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसमें जो डेफिनेशन है जो DSM-5 के मुताबिक है, उसमें वो यही कहते हैं कि अगर कोई थॉट जो आपके दिमाग में इतनी हो कि आपको वो इंट्रूसिव थॉट दे रही हो, आप उससे इतने तंग हो और आप उससे जान छुड़ाना चाहते हो, और उन तमाम चीजों में आपकी फंक्शनैलिटी खराब हो रही हो, दैट इज द की वर्ड कि आपकी फंक्शनैलिटी खराब हो रही हो। अब फंक्शनैलिटी कैसे खराब हो सकती है? मिसाल के तौर पे हमें एक जगह 8 बजे पहुंचना है, ठीक, और 8 बजे आप पहुंचने के बजाय अपनी उन चीजों में लग गए जो आपने रिचुअल्स बनाए हुए हैं, और रोजाना आप 8 बजे के बजाय 9 बजाते हैं, 9:30 बजाते हैं। या आपको किसी पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ कहीं शादी पे जाना है और आप तैयार हुए जा रहे हैं, और आपका रोज का है कि रोजाना इस बात पे लड़ाई होती है, डिसफंक्शनैलिटी आ रही है। जैसे आप हाथ धो रहे हैं तो आप इतना हाथ धो रहे हैं कि आपकी स्किन खराब हो गई है, ठीक है, और लोग इस बात को नोटिस में ला रहे हैं कि भाई तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। तो डिसफंक्शनैलिटी या कोई ऐसी चीज जो कि तीसरा आदमी देख के अब आपको बोले कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो यहां पे हम कहते हैं कि ये डिसऑर्डर है। अब अगर परफेक्शनिज्म की बात करूं तो यू कैन से दैट इज द लाइफ स्टाइल है, वो भी करीब करीब वो ओसीडी के बॉर्डर पे ही खड़ा हुआ है। अच्छा, आप ओसीडी का मुझे क्राइटेरिया बताएं कि कितना टाइम मीट करना चाहिए? इसमें यह है कि फर्ज करो ये सारी थॉट्स आपके आ रही हैं, आप दुनिया से जरा हिल गए, आपको लगता है कि मुझे ये थॉट आ रही है जिसके मैं परेशान हूँ, रिपीटेटिव भी है, जान भी नहीं छुड़ा पा रहा, और ये सिलसिला कम से कम 2 हफ्ते होता है। कम से कम अगर 2 हफ्ते तक आपकी ये थॉट कंसेक्यूटिव है और आपको लगता है कि मैंने बड़ी कोशिशें की, ये थॉट नहीं निकल रही, तो फिर आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे पहला सवाल ये पूछते हैं कि तुम्हें कैसी सोच आ रही है। तो वो कहता है कि एक ही बात बार बार आ रही है। अच्छा, तो आपको वो सोच अच्छी लगती है, बुरी लगती है? कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो पागल हो गया हूँ, मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ ये मैं ना सोचूं लेकिन आ रही है। अच्छा, अगर कोई कहे कि मुझे तो ये नॉर्मल लगता है, ये थॉट्स बिल्कुल नॉर्मल है, मैं एंजॉय करता हूँ, हाँ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अगर ओसीडी के क्राइटेरिया में अगर आप ये बात करेंगे तो कभी भी ऑब्सेशनल थॉट पेशेंट एंजॉय नहीं करता। ओके। ये हमेशा से यही सोचता है कि मैं इन सोचों से तंग हूं, मुझे ये सोचे काश चली जाए। लेकिन अगर फर्ज करो थोड़ा सा दूर जाके मैं आपको बताऊं, फर्ज करो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है या कोई ऐसा नफ्सियाती पेशेंट है, उनके पास कोई डिल्यूजनल थॉट्स आ रही हैं या ऐसी वैसी थॉट्स आ रही हैं, तो वो उनसे कोई ज्यादा तंग नहीं हो रहा होता, बल्कि वो उनके साथ रहना शुरू कर देता है, वो वैसा करना शुरू कर देता है। लेकिन ओसीडी की बात करें, ये इनकी अपनी सोच होती है, अपने दिमाग की बनाई हुई सोच होती है, और इससे ये तंग होते हैं। आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी ओसीडी के बारे में, हमने बहुत कुछ जाना। अभी हम आगे और चलते हैं। अच्छा डॉक्टर वजाहत, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगी कि ओसीडी की कॉमन थीम्स और टाइप्स क्या हैं? मतलब किस टाइप की वो चीजें हम पेशेंट्स में देख सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं एज के हिसाब से। अगर छोटा बच्चा है 17 साल का, 18 साल का, तो उसको लगेगा कि मैं वॉशरूम करके आया हूं, मैं पाक नहीं हुआ, ठीक है, और वो वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगाएगा, पाकी के चक्कर में पानी जाया करेगा, और यहाँ तक कि अपने जेनेटेलिया को वो छील भी देता है, वो उन जगहों को छील देता है जो कि पेशाब की रास्ता होता है। तो उसमें पहली बार पता चलता है बच्चों के हवाले से कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सी बात हो रही है। थोड़ा और जाए तो नौजवान जो हमारे लड़के लड़कियां हैं, उनमें ये चीज आने लगती है कि मेरे हाथ नापाक हैं, या मैं अपने हाथों को धो लूं, या नहाने में उनको लगता है कि कोई जगह साफ नहीं हुई, और वो देर तक नहाना शुरू कर देते हैं। मतलब पानी का ज़या, साबुन का इस्तेमाल, शैम्पू का इस्तेमाल, बालों को 6-6 बार धोना, क्योंकि वो थॉट रिपीटेटिव होती है, उनको लगता है बाल सही नहीं धुले।
दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आप थोड़ा सा मिडिल एज में जाएं तो वहां पे लगता है कि शायद नमाज पढ़ते हुए मेरी रकात खराब हो गई है, कि मैंने शायद 2 रकात पढ़ी थी, 1 हो गई, तो कहते हैं चलो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। दैट इज अ मैन फैक्टर जिसमें हमारे पास लोग आते हैं। फिर वजू वाली बात पे कोई इसी तरह आप कंटिन्यू कर लें। पढ़ाई की भी ओसीडी होती है लोगों को। मेरे एक दोस्त को, डॉक्टर है, उसको ये प्रॉब्लम था कि वो पढ़ाई लिखाई कर लेता था और उसको लगता था कि मैंने अच्छी तरह कर ली है, लेकिन इंट्रूसिव थॉट्स इतनी थी कि वो रात को दोबारा बैठ के सोचता था नहीं यार मैं दोबारा से इसको देख लूं, जिससे उसका डे टाइम खराब हो रहा होता था। ऐसा ये नॉर्मल लोगों के साथ भी तो होता है कि हम बार बार पढ़ रहे होते हैं एग्जाम से पहले। तो ये नॉर्मल में और एबनॉर्मेलिटी की तरफ क्या क्राइटेरिया होगा कि इंटेंसिटी मैटर करती है? इंटेंसिटी डेफिनेटली बिल्कुल अलग कर देती है दोनों को। ठीक है। अगर एक छोटा मोटा खप्त है जिसमें आप कोई काम करके सेटिस्फाई हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आपको राहत महसूस होती है, आप अपनी दुनिया में दोबारा चले जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये खप्ती है। ठीक है। ही इज बीन सो ऑब्सेस्ड अबाउट हिज एग्जाम। लेकिन कंपल्जन जब आती है, जब आप उस खप्त को दोबारा से अमल में लाते रहें और आप किसी भी तौर पर मुतमईन ना हो रहे हो। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स अपना किचन विचन बंद करके कमरे में आके लेटता है और उसको लगता है गैस बंद थी, ठीक है ना, दरवाजे लॉक थे। अब वो बिस्तर पे लेटने के बाद एक बार जरूर सोचता है मुझ समेत के सारा घर सेफ है या नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें कि उठ के मैं दोबारा जाके चेक करूं, चले एक बार हो गया, और अगर दूसरी बार चेक करूं, फिर मैं आधे घंटे के बाद बोलूं कि शायद मेरे लगता है कि गैस लीक है, तो जो मेरे साथ बैठा हुआ बोले खुदा के वास्ते माफ कर दो, सब ठीक है। लेकिन ये थॉट मुझे रात भर सोने नहीं देगी। तो यहां पे आपको एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है। इसी तरह लॉक द डोर्स वाली बात है, गैस की बात है, और फैंस की बात है, आप डबल ट्रिपल 4 टाइम चेक कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। तो ये फर्क बाकी नजर आने लगता है। ठीक है। अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे थे थीम्स और टाइप्स पर। तो डॉक्टर वजाहत, मैं आपसे पूछूंगी कि आजकल बहुत कॉमन है कि मोरल ऑब्सेशंस, ये क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपको ये लगता हो कि आपको किसी किसी को नुकसान पहुंचाने का भी डर हो सकता है आपको, ठीक है ना, और उसके अलावा आपने सवाल क्या पूछा था, दोबारा से बताइएगा जरा। मोरल ऑब्सेशन या रिलीजियस ऑब्सेशन? मैं इस पे आता हूँ, चलो ठीक है। मैं हमेशा थोड़ा सा इस पे बात करते हुए जरा ये होता है कि फर्ज करें अगर किसी को लगता हो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ या इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको कोई ऐसे ख्यालात आ रहे हों जो कि जिस तरह होता है ना कि गॉड फॉरबिड के मैं मतलब किस तरह मैं इनके अल्फाजों को लें कि अल्लाह नहीं है, नाउजुबिल्ला, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, मजहब कुछ भी नहीं है, या ये नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम टाइम जाया कर रहे हो, तो नाउजुबिल्ला अगर इस किस्म की आपको सवालात, आपके ख्यालात आते हो तो हम कहते हैं कि ये भी इसमें आ रहे होते हैं जो मोरल ऑब्सेशंस होते हैं। ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आए जो कोई ऐसी बात करे जो हमें मजहबी तौर पे पसंद ना आए, तो हमें उसको इतना नहीं कि मारपीट करना शुरू कर दें। हम देख सकते हैं कि हो सकता है किसी बीमारी की वजह से भी इसको हो रहा हो। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। अब हम चलेंगे कि क्या इसमें सेल्फ हार्म के थॉट्स भी आते हैं या दूसरों का हार्म करने के? बिल्कुल आते हैं। इसमें जिस तरह आपने देखा होगा डेलिब्रेटेड सेल्फ हार्म बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का एक ट्रेट होता है। ठीक है। लेकिन ओसीडी के अंदर भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि बाज़ औक़ात अपने आप को चोट मार रहे होते हैं और बाज़ औक़ात वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पे भी आ रहे होते हैं बॉर्डर लाइन के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको जब आपको लगे कि कोई पेशेंट अपने आप को तकलीफ दे रहा है, अपने आप को चोट मार रहा है और उससे उसको वो थॉट से कंपल्जन हो रही है, तो आप उसको ओसीडी के और ट्रेट्स को भी पूछ सकते हैं कि वो और ऐसी मिलती जुलती कैफियत तो नहीं करता, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पे बॉर्डर लाइन जैसी चीजों को लोग मैच कर देते हैं। तो अगर सेल्फ हार्म आ रहा है और इसमें आपको सुकून मिलता है तो ये भी एक क्लिनिकल फीचर है जो कि बड़ा टेक्निकली देखना पड़ता है बॉर्डर लाइन से अलग है या नहीं। ठीक है। अभी हमने बात की ओसीडी के बारे में, डॉक्टर वजाहत ने बहुत अच्छा इंट्रो दिया, हमें क्लैरिटी हुई। अब हम बात करेंगे कॉजेज क्या हो सकते हैं। इट इज इन्वायरमेंटल और जेनेटिक। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जेनेटिकली तो है ही है। ठीक है। कि अगर कोई जीन में आपकी शामिल है और पीछे से आपकी फैमिली टू फैमिली रश कर रहा है तो मे बी आपके अंदर विदाउट एनी रीजन आप ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है। और ये ट्रिगर हो सकती हैं बहुत ज्यादा अगर एनवायरनमेंट में कभी इशू आ रहा है। फर्ज करें किसी में जेनेटिकली कोई चीज है और वो प्रोएक्टिवली समझता है कि मेरे अंदर ये है क्योंकि मेरे फैमिली में भी था, तो वो अपने आप को प्रोएक्टिवली उन चीजों के ऊपर काबू कर सकता है। मिसाल के तौर पे कि मेरी फैमिली में डायबिटीज है और मुझे पता है कि मेरे फादर को भी है और मदर को भी, तो मैंने कोई 10-15 साल पहले अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया कि जैसा कि एक डायबिटिक पेशेंट कर रहा होता है। सही। तो क्या हुआ, जेनेटिकली तो आप में था लेकिन आपने एनवायरनमेंट और अपने लाइफस्टाइल के थ्रू उस चीज को हराया। तो इसमें भी ये चीज होती है, जेनेटिकली अगर आप में है तो यू गॉट टू बी केयरफुल अबाउट इट। जहां भी आपको छोटा सा फीचर मिले आप फौरन उसको तो इसके प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं? प्रिकॉशन ये है कि अगर कोई 16, 17 या 15 एज में आता है और आपको लगता है कि वो किसी एक चीज में बहुत ऑब्सेस्ड होता जा रहा है, बहुत ज्यादा किसी चीज में खपती होता जा रहा है, यहां तक कि पढ़ाई में भी अगर होता जा रहा है। और आजकल जो यंग एडल्ट्स हैं या यंग बच्चे हैं वो बहुत जिम की तरफ जा रहे हैं, उनका ऑब्सेशन है, तो इसका क्या रोल है? ये भी एक अभी जूम की किताबों में तो इतना नहीं आया, लेकिन ये मेरा अपना तजुर्बा जो हमारी टीम में हमने देखा है कि कुछ लड़के या कुछ लड़कियां जो जिम फ्रीक्स हैं, जो उन चीजों को भी इस्तेमाल करने में नहीं सोचती जो कि खतरनाक है, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं या जरूरत से ज्यादा आप अपने आप को खपती के तौर पर जिम में जा रहे हैं और उनका दिन रात में लेना देना यही है कि एवरी टाइम दे जस्ट थिंक अबाउट डाइट एंड जिम एंड मतलब एक ही पर्टिकुलर चीज, तो उनके अंदर ओसीडी के और ट्रेड्स भी देखे गए। मिसाल के तौर पे वो दूसरी तरफ परफेक्शनिज्म की तरफ भी जा रहे हैं, उनको बॉडी डिस्मॉर्फिया जो भी हम बात करेंगे वैसा भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात वो लोग हाथ भी ज्यादा धो रहे होते हैं या उनको नापाकी पाकी का ख्याल होता है। तो कभी कभी मैंने 3-4 पेशेंट देखे जो कि ओसीडी के पेशेंट्स की सिम्टम्स थे और वो जिम के ऐसे फ्रीक थे कि वो हर वक्त उनको ये थॉट्स आ रही होती थी कि मेरा ये मसल बन जाए, मैं ये बन जाऊं। तो इतना पर्टिकुलर और फ्रीक भी नहीं होना चाहिए, इससे आपके दिमाग को डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करने के लिए या कूल बनने के लिए भी आजकल बहुत जिम फ्रीक बने हुए हैं कि हम अच्छे लगेंगे, कूल लगेंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि ब्रेन केमिस्ट्री भी कोई इसमें रोल प्ले करती है
ओसीडी होने में, और इसका हाँ। ऑनसेट भी बताएं प्लीज। बीइंग डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, अगर मैं आपको इस तरह बताऊं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बुरा भला कहा या एनवायरनमेंट में कोई ब्रेकअप हो गया या कोई मेकअप हो गया तो आपको ओसीडी हो गई, ये एक कॉज हो सकता है। लेकिन मैं आपको बायोलॉजिकली बताऊं, जो हमारी ऑक्सफोर्ड की बुक्स में है कि कॉर्डेट न्यूक्लियस एक जगह होती है ब्रेन के अंदर जहां पे डिस्टर्बेंस की वजह से ओसीडी के एलिमेंट्स नजर आते हैं। ठीक है। साथ साथ सेरोटोनर्जिक जो एक पाथवे है जिसके थ्रू हमें सेरोटोनिन मिल रहा होता है, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से सेरोटोनिन लेवल कम होता है जहां से ओसीडी भी हो रही होती है, हो सकती है। तो एक डोपामिनर्जिक पाथवे की डिस्टर्बेंस है जो कि ब्रेन के अंदर प्रॉपर केमिस्ट्री है, और दूसरा ये है कि हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस का जो इश्यूज होते हैं उसकी वजह से ओसीडी हो सकती है। तो अगर ये दोनों चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई और वजह से ओसीडी हो रही हो ना हो रही हो। बाज़ औक़ात आपके इंटरनल इशू की वजह से आपको हो रही है तो आपको इस चीज को रूल आउट करना पड़ेगा। सही। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जिन लोगों को तो इसी तरह ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कि एक पार्टनर है और वो अपने पार्टनर को टच भी नहीं करने देता कि तुम मेरा छुओगे तो मैं गंदा हो जाऊंगा, तो कितना बड़ा ट्रॉमा है ये, कितना बड़ा इशू है आगे जाके। इसी तरह अगर वो कहता है कि नहीं तुम इस प्लेट में खाना नहीं, तो कुछ अर्से से शायद ही अच्छा लगे, लेकिन आप सोचें कि ये अगर रोजाना उसके साथ हो रहा हो, या लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पार्टनर कितना ज्यादा परेशान होगा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो ये चीजें होती हैं जो कि मैंने पेशेंट्स के मुंह से ही कहानियां सुनी है कि डॉक्टर साहब हमारे नोट को धो देता है, जो हमारे घर नोट करेंसी है उसको धो के सुखाता है। ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। ठीक है। आप सोचें कि एक शख्स नोट को धो के सुखा के कहता है अब ये घर में आएंगे, तो आप पार्टनर का क्या हाल हो रहा होगा। यहां तक कि जो भी चीजें धोने की नहीं है उनको भी ये धो देते हैं। चले एक और बात करता हूं कि अगर कोई शख्स बहुत देर तक नहाता है, 2-2 2.5 घंटे तक, और सामने पार्टनर ने साथ जाना है या माँ ने जाना है या बाप ने जाना है या ऑफिस जाना है, तो जितने भी घर में उसके लोग रह रहे होंगे वो जाहिर से पेन में तो होंगे। फिर पानी का जाया करना, शैम्पूज का या बॉडी जेल्स का, ये सारी चीजें मिल मिला के अगर आप फाइनेंशियली देखें तो ये फैमिली पे बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है। बिल्कुल। अब मैं ये पूछूंगी कि ओसीडी जिनको होता है तो उनकी क्या थोड़ी कंट्रोलिंग नेचर भी होती है, उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है कि वो चाहते हैं लोग उनके मुताबिक चलें, वो कंट्रोल करके चलें लोगों को। कंट्रोलिंग बिहेवियर रख नहीं पाते, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी ख्वाहिश बहुत होती है कि मैं ये 4-5 चीजें हैं, ये मेरी रिचुअल्स के मुताबिक हैं, ये ऐसी होनी चाहिए, जब तक ये ऐसी रहेंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, और उसके मुताबिक वो दूसरों को ढाल भी रहे होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स। आप अपने आप पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब 4 लोग आपके पास हो तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब आप दूसरों को कंट्रोल करने जाते हैं तो फिर आपका दिमाग खराब होता है, आपको स्ट्रेस लेवल जो है आपका बढ़ता है। अब जैसे कि कोई आप किसी पेशेंट के रूम में वो कहता है कि मेरे रूम में आप चप्पलें पहन के ना आए, चलो जी समझ आता है। फर्ज करें कोई कहता है कि मेरे रूम में आप आए ही नहीं, और वहां पे 6 लोग रहते हो, तो वो कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा बड़ा उसको ऑबी नहीं करता, तो आगे जाके ये स्ट्रेस में आ रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बेचारे कंट्रोल इसलिए कर रहे होते हैं ताकि मेरी चीजें गंदी ना हो जाए या डिसऑर्गेनाइज ना हो जाए। एक हद तक तो ठीक है, इंसान को सफाई पसंद होना चाहिए। मैं खुद कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसी ऑब्सेशन मेरे पास आती हैं कि मैं चीजों को अलाइन करता हूं, लेकिन फिर मैं ये जरूर देखता हूं कि कहीं डिसफंक्शनैलिटी तो नहीं है, ऑब्सेशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा हूं। तो फिर मुझे फील होता है नहीं, दैट्स नॉट ओसीडी, दैट इज व्हाट, मतलब दिस इज ऑल अबाउट माय लाइफस्टाइल। ठीक है। वैसे हमने पेशेंट की तो बात की, अगर हम आपकी बात करें, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऑब्सेशन है? तो अच्छा, तो आप यहाँ पे फंसा रही हैं मुझे, ठीक। यस, आई थिंक मुझे जिम की एडिक्शन है, एक्सरसाइज की, जिम जाने की, और अगर मैं वो नहीं जाता तो मेरे अंदर एक ऑब्सेशन सा जागता है और मुझे लगता है कि कुछ कमी है, और फिर मैं सोचता रहता हूँ। यहाँ तक कि कहीं मुझे किसी दावत में जाना होता है या हॉस्पिटल आना होता है तो मैं जिम के टाइम को उसके टाइम से सेट जरूर करता हूँ। पहला काम मेरा ये होता है। यहाँ तक कि किसी हॉलीडेज पे मैं जाता हूँ तो वहां पे भी मैं सबसे पहले पूछता हूँ होटल्स के अंदर जिम है, तो अमूमन होता ही है। तो ये ऑब्सेशन है, लेकिन इसका ग्रेटिफिकेशन से ताल्लुक है, एंडोर्फिन से, सेरोटोनिन से, तो मुझे लगता है दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन फर्ज करें आप जिम ही करते रहे पूरे दिन या आप पढ़ाई करते रहें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा है। तो हल्का फुल्का ऑब्सेशन है मुझ में, जिसमें सफाई का भी है थोड़ा सा,
अपने हिसाब से चीजों को चलाने का भी है, बट थैंक गॉड इतना नहीं है कि जो हमने अभी अर्लियर बात की कि ओसीडी की जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लाइक आपकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, जी विच जी इज गुड। अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने बहुत सुना है कि रिचुअल ऑब्सेशन होती है, हाँ ऑब्सेशनल रिचुअल, इसके बारे बिल्कुल। में आप थोड़ा बताएंगे? ये अगर कोई फुल ब्लोन ओसीडी का पेशेंट आए या आप उससे बात करें या फैमिली मेंबर से, तो उसकी फैमिली बताती है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह करता है ये काम। अगर किसी चीज को रखेगा तो पहले ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, अगर इसमें जरा सी तरतीब खराब आ जाए तो दोबारा करते हो, सही। ठीक है। और अगर इनकी गिनती में अगर ये जिस तरह 1 2 3 करके गिन रहे हो, कोई डिस्टर्ब कर दे तो कहते हैं तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया, और वो दोबारा से वो काउंट करते हैं। इसी तरह जब वो घर से निकलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं ओसीडी हेल्दी है। कोई भी चीज आप जरूरत से ज्यादा करें, आप उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर अपने स्ट्रेस लेवल पे पहुंच जाएं, तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। हर चीज का जो एक किस्म की मीडियोकर जो है, मिडिल एक होता है ना एज, वहां पे रहना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको भलाइए, हम उनको भी मना करते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ के अपने ओसीडी को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। तो कोई भी चीज बियॉन्ड द लिमिट इज नॉट गुड। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करूंगी। अगर किसी को ऑब्सेशन आ रही है कि मुझे हैंड वॉश करना है, अब वो नहीं कर पा रहा, बिजी है, मीटिंग में है या क्लासरूम में है, तो फिर वो अपने आप को किस तरह सेटिस्फाई करेगा? अगर तो वो हल्का फुल्का ट्रीटमेंट में है या उसको बताया गया है कि ट्रीटमेंट ऐसी है, तो वो तो अपने अंदर वो दूसरी थॉट्स को पैदा कर सकता है, ठीक है ना, कि नहीं इतना गंदा नहीं है, या अपने थॉट्स को कन्फ्रंट कर सकता है, या वो ये कह सकता है कि भाई मुझे तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो ये तो मेरी थॉट नहीं है, ये बीमारी की थॉट है, मैं कंट्रोल करूं। लेकिन अगर कोई इलाज में ही नहीं है और उसको डिजीज कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि ओसीडी है क्या, वो तो फिर जाता है, वो तो बेचारा परेशान हो जाता है। वो सबसे पहले क्या करेगा, वो उस चीज से छोड़ छाड़ के हाथ धोने जा सकता है, सही। इसी को डिसफंक्शनैलिटी कहते हैं। वो उसी चीज को इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि उसकी शक्ल पे आ जाएगा कि लोग उसको बोलेंगे कि भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू, इतना ज्यादा बेचैन नजर आएगा, एंशियस नजर आएगा, और उस बीच में वो जाके हाथ धो लेगा, क्योंकि उसको तो आइडिया ही नहीं है ना कि ये थॉट आ क्यों रहा है। उसको तो रियल में ये लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो उसका इलाज, उसको सीबीटी करना बहुत जरूरी है टू गेट टू नो कि आगे मसला क्या है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी डॉक्टर वजाहत ने। ओसीडी के बारे में हमने बहुत अच्छा जाना आज कि ओसीडी है क्या, क्योंकि हर इंसान के मुंह पे होता है कि मुझे ओसीडी है। अब हम आगे चलेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने ही तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। गाड़ी के नीचे बंदा दिया आपके बच्चे को, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली और शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक टू द शो यू आस्क्ड फॉर इट। हम बात कर रहे थे ओसीडी पर, अभी हम इसके बाद बात करेंगे दूसरी एंजाइटी पर जो है बीबीडी, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और होर्डिंग डिसऑर्डर। जी डॉक्टर वजाहत।
मुझे बताएं कि ओसीडी का ट्रीटमेंट क्या है। ओसीडी का ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आप बीमारी के बारे में बताएं, जिसको डिजीज कॉन्सेप्ट होता है, सही। या तो फिर जितनी भी नॉलेज आपको ओसीडी, क्योंकि ओसीडी की अच्छी बात यह है कि इसमें पेशेंट की इंसाइट खराब नहीं होती, उसका दिमाग, उसका सोचना समझने की जो सलाहियत है वो अच्छी होती है, बल्कि वो ज्यादा फिक्रमंद होता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, क्योंकि वो एंजाइटी से ऑपरेट हो रहा होता है। तो ओसीडी के पेशेंट को डिजीज कॉन्सेप्ट बताएं, डिटेल में बात करें। जो विलिंग बेस का स्टाइल है, ये स्टाइल मुझे जाती तौर पर इसलिए अच्छा लगता है कि आप एक सेशन में सारी चीजें नहीं लपेटते, क्योंकि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती जितनी हमारी होती है। तो आप 3-4 सेशन से पहले ये बताएं कि ओसीडी है क्या, किस तरीके से होती है। जब उसको ये समझ आ जाएगा तो उसको हजारों चीजें ये समझ आ जाएंगी कि मेरा ये अमल या मेरा ये काम मैं नहीं कर रहा है, ये मेरी बीमारी करा रही है। नंबर 2, आपको लगता है कि शिद्दत ज्यादा है या पेशेंट का आईक्यू लेवल कम है, तो हम मेडिसिन पे जा सकते हैं। अमूमन लोग समझते हैं कि दवाइयां देंगे तो हमेशा देते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल पुराने जमाने की जाहिलों वाली बातें हैं। ओसीडी की बीमारी में अगर आप दवाई दे तो मे भी 6-7 महीने में दवाई को खत्म किया जा सकता है, जो कि बेस्ट है एसएसआर है, जो कि मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग फिर सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ बेंजोज भी हैं जो कि एंजाइटी को कम करती हैं, और भी किस्म की एंटी डिप्रेसेंट टाइप की टैबलेट है, कहीं ना कहीं वो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ दवाइयों को अगर आप हटा दें, पेशेंट समझता है बेहतर है, बुरे हालात नहीं है, तो आप उसकी सीबीटी भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बिल्कुल, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आप उसके शऊर को उजागर करें, आप उसकी डू एंड डोंट्स को बनाएं, आप उसको सिखाएं कि कैसे आप उससे निकलेंगे। और इसमें खास किस्म की एक और थेरेपी होती है जिसके अंदर हम लोग कर रहे होते हैं, जिसमें एक्सपोजर थेरेपी और डिसेंसिटाइजेशन भी हो रही होती है, और उसको फिर हम हल्के हल्के पेशेंट को वहां तक लेके जाते हैं जिन चीजों से वो डर के भाग रहा होता है। ठीक है, थोड़ा ईआरपी के बारे में बताएंगे आप कि ये क्या है? ये एक्चुअली आइडियल है। ईआरपी जो है ये आइडियल ट्रीटमेंट है जो कि सीबीटी के जुमरे में ही आती है। ये ओसीडी की ट्रीटमेंट है जिसके अंदर आप पेशेंट को स्लोली चीजों की तरफ लेके जाते हैं जिससे वो भाग रहा होता है या जिससे वो डर रहा होता है या जिससे साथ उसकी प्रॉब्लम्स आ रही होती है अवॉइडेंस की, और उसके ऊपर फिर उसके बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं कि उसके बिहेवियर क्या है, उनके उन बिहेवियर के पैटर्न को हम कम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आपका दिल करता है कि मैं ज्यादा नहाऊं क्योंकि मैं गंदा हो रहा हूं, तो ज्यादा नहाने वाले बिहेवियर को तोड़ के हम उसको नया बिहेवियर सिखाते हैं कि नहीं, यहाँ पे अपने आप को किस तरह डिटैच कर रहे हो। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दिया आपने। अब हम बात करेंगे होर्डिंग डिसऑर्डर की। इसका आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि ये होता क्या है। होर्डिंग डिसऑर्डर ये एक समझ लें कि मैं जहां तक जानता हूं कि थोड़ा सा 55-60 साल या 65 ईयर ओल्ड से ज्यादा लोगों में मैंने ज्यादा देखा है, जिसमें अमूमन ऐसे लोग अपने घर में उन चीजों को जमा करना शुरू कर देते हैं जो उनसे कोई खास ताल्लुक नहीं होता, और वो रख के बस उनको सुकून मिलता है, चाहे 2-2 साल हो जाए, 4-4 साल हो जाए, उनका कोई काम ना हो, लेकिन वो जमा करते हैं। और वो जमा करते हुए वो चीजें गंदी भी हो रही होती हैं, वो उनको साफ नहीं करते, अच्छी तरह मेंटेन नहीं करते, क्योंकि चीजें इतनी होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई 20 साल पुराना स्टूल लकड़ी का आप रख लें घर पे और आप उसको ना फेंकें, और आपके घर में लोग बोले कि भाई किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप उसको फेंकने जाएं तो वो जो आदमी जिसको होर्डिंग है या खवातीन में है, वो उसको फेंकने से उनके एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, यहां तक कि वो आपसे लड़ाई भी लड़ सकते हैं, उनको बहुत हर्ट फील हो रहा होता है। और कोई पुरानी फाइल्स हैं, अमूमन आप देखें होर्डिंग के पेशेंट में अजीब सी लाइब्रेरी बनी हुई होगी और उसमें कोई चीज साफ लगेगा ये महीनों से इस्तेमाल में नहीं है। उसमें बिल भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिल्कुल, के, जो यूजुअली बहुत से पेरेंट्स रखते हैं घर में। हाँ, देखो बिल्स रख ले, अगर वो रिकॉर्ड में 1 साल के तो समझ आते हैं, लेकिन 10 साल पुराना बिल और उसकी फाइल, और जब आप उसको टच करें या फेंकने की बात करें तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यहां तक कि मैंने देखा है कि वो आपसे इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि ये शख्स मुझसे प्यार नहीं करता या मेरा ख्याल नहीं करता। तो होर्डिंग डिसऑर्डर कम्स फ्रॉम एंजाइटी। अगर किसी को होर्डिंग है, आप उसको पहले बात करें कि देखें वालिद है, वालदा है, चाचा है, चाची के, ये एक बीमारी है होर्डिंग। होर्डिंग के अंदर ये एंजाइटी की वजह से आ रही होती है। एक झलक आप इसको यूट्यूब पे देख लें, और अगर आपको समझ आता है कि ऐसा कुछ है तो यू कैन वर्क ऑन इट। अगर आपको लगता है नहीं है तो जस्ट लेट इट बी लाइक दैट, क्योंकि इस एज में आप ज्यादा लोगों को तंग करना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनकी फिक्सेशंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि लोग कपड़े भी जमा करके रखते हैं कि ये मेरा 10 साल पुराना है, मुझे अटैचमेंट है, इमोशनली कनेक्ट हूँ, बिल्कुल, क्या ये भी होर्डिंग में आएगा? ऐसे कपड़े जो कि सालों से नहीं पहन रहे आप, जो मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, जिसकी वो अलमारी में तरीके से रखा हुआ भी नहीं है और एक बोरिया बनकर स्टोर में पड़े हुए
और वो जो जगह है वो इतनी सी हो गई है खड़े होने की, और जो स्पेस थी वो आपने अपने आप किल कर दी है, तो यस ये आएगा होर्डिंग के अंदर। लेकिन अगर कोई चीज तरीके से रखी हुई है, जगह भी है, प्लेस भी है, मेंटेन्ड है, तो मैं बोलता हूँ ये होर्डिंग में नहीं आता, क्योंकि वो शख्स भी एंजाइटी में इतना नहीं होगा। लेकिन चीजें जमा करना और जमा करने के बाद चीज जगह को नैरो कर देना कि आप बच के वहां से जा रहे हैं और आप चीजें हटा के बहुत जगह बना सकते हैं, तो इट कम्स इन होर्डिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये बहुत हमारा अच्छा टॉपिक रहा ओसीडी का। अब हम चलेंगे बीडीडी की तरफ, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये क्या है एक्चुअली? ये तो आप खुद जानती हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास भी कितने अब बहुत पेशेंट्स हमारे आते क्लाइंट्स हैं, आते हैं। और हमारे पास यूं आते हैं। अमूमन ये पेशेंट्स एस्थेटिशियंस के पास से आ रहे होते हैं, या स्किन, जितने भी हमारे डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनके साथ जब से हमारा एक किस्म का मिल बांट के हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तो उनकी भी इंसाइट डेवलप हुई कि हर पेशेंट ये नहीं चाह रहा होता कि मैं खूबसूरत हो जाऊं या खूबसूरत पे खूबसूरत हो जाऊं। बाज़ औक़ात पेशेंट्स के दिमाग का भी खलल होता है। बिल्कुल। होर्ड इसमें बीडीडी में ये होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको लगे पर्टिकुलरली कोई शक्ल, कोई चेहरे की एक चीज सही नहीं है, आईब्रोज की टेढ़ी है और वो चाहता है कि सर्जरी हो जाए, और नॉर्मल आई से उसको लगे कि ऐसा कुछ है नहीं। फर्ज करें उसको दोबारा से एक सर्जरी कर दी या प्रोसीजर कर दिया, तो 3 दिन के बाद वो दोबारा आके बोलेगा अब मेरी ये चीज सही नहीं है, तो यहां से भी सही करें। उसको चेहरे की सिमेट्री कभी भी एक साथ अच्छी नहीं लग रही होती। उसको लगता है या तो मेरा नाक खराब है या मेरे लिप्स खराब है, कोई फिलर डाल दे, कोई मुझे बोटॉक्स कर दे, तो वो इस जद्दोजहद में लगा रहता है। अगर किसी को बीडीडी नहीं है तो वो 1-2 प्रोसीजर के बाद अपने आप को अच्छा फील करेगा और उसको लगेगा कि अब मुझे जरूरत नहीं है जाने की। लेकिन बीडीडी वाले को फिर अगले हफ्ते कोई नई चीज ख्याल आने लगता है कि अब मैं ये करा लूं। और डॉक्टर्स जो है बात औक़ात इतना ज्यादा इनको अब्यूज करते हैं, खासतौर पर स्किन वाले, कि वो प्रोसीजर्स करते रहते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो हमारी टीम में स्किन के हैं, वो बाकायदा हमें लिख के भेज रहे होते हैं कि डॉक्टर वजाहत ये पेशेंट है, आप इसको देखें, मे बी इज बीन सफरिंग फ्रॉम, शी इज बीन सफरिंग फ्रॉम बीडीडी। ठीक है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया का रोल है, क्योंकि आप खुद एक शोबिज पर्सनैलिटी हैं, तो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं इन्फ्लुएंसर से, सेलिब्रिटी से, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? बेशक ये एक एलिमेंट तो बढ़ गया है। लोगों का जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा आला दर्जे पे पहुंच चुका है। हर बंदा चाहता है कि मैं ग्लास स्किन लेके जाऊं, मैं खूबसूरत हो जाऊं, मेरे चेहरा अच्छा हो। लेकिन अगर इन चीजों की सिमेट्री के लिए आप मेहनत करते हैं और आप उसको करा के फारिग हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं ये आपके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें कोई बीमारी जैसी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप मुतमईन ही नहीं हो रहे, आपने ये कराया फिर यहां का नजर आने लगा, ये कराया फिर ये नजर आने लगा, फिर सब कुछ सही हो गया तो जाके आप अपनी स्किन के पीछे लग गए, और आपका रिपीटेटिव थॉट आ रही हो, जिस तरह इंट्रूसिव थॉट होती है, और आपको लगता हो कि आप बेचैन भी रहते हैं, आप परेशान भी रहते हैं, आप एंशियस भी रहते हैं, तो फिर ये वो स्टैंडर्ड को मीट करना नहीं हुआ जो आप बात कर रही हैं। ये भी बीमारी के जुमरे में आता है। सही। मैं खुद बताऊं कि जितना ज्यादा मैंने लोगों को देखा मीडिया में, टीवी सेलिब्रिटीज या जो सुपर फिट लोग हैं, तो उनको देख के बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि ऐसा होना चाहिए इंसान को, और इतना फिट होना चाहिए, इतना फ्रेश लगना चाहिए। तो उसकी वजह से कुछ चीजें हमने अपनी लाइफ में इंडल्ज की, रेगुलर एक्सरसाइज है, सुबह उठना, ये तमाम चीजें, तो दैट्स नॉट बैड आई गेस। तो इसमें वेट भी रोल प्ले करता है कि जो ओवर वेट है या अंडर वेट है उनको भी होता है ये डिसऑर्डर? वेट का हो सकता है, अगर किसी को पर्टिकुलरली अपनी जगहों पे लगे कि मैं यहां से मोटा हूं, या मैं यहां से, ये मेरी हड्डी टेढ़ी है, या मेरी नेक पे ये कॉम्प्लेक्शन सही नहीं है, ये सही है, तो इसको हम कह सकते हैं इसको बॉडी डिस्मॉर्फिया है। क्योंकि नाम से आपको पता चलता है दिस इज नॉट अबाउट जस्ट द फेस, इट्स अबाउट द होल बॉडी। तो बॉडी में कहीं पे भी ऐसी चीज हो सकती है। और इसी से मिलता जुलता आपने सुना होगा कि अगर आप देखें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा भी है, जिसमें भी बॉडी का ही इशू आ रहा होता है, जिसमें आपको लगता है कि आप मोटे हैं, चाहे आपका बीएमआई बिल्कुल फारिग क्यों ना हो, बिल्कुल लोएस्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं यहां से मोटा हूं, और वो अपने आप को मिरर में जब भी देखता है उसको लगता है कि मैं ओवरवेट हूं। तो जिसकी वजह से वो कम खाता है, और जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल लो रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया, साथ साथ बीपी लो, पूरी बॉडी लो रह रही होती है, डिप्रेशन होता है, फिर रियल एंजाइटी हो रही होती है, जिसको ऑर्गेनिक कॉज कह सकते हैं हम। तो ये बहुत ही मिलती जुलती चीजें हैं। अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू ये पूरा शो कोई देख ले तो उसको समझ आ जाएगा कि एंजाइटी और एंजाइटी की जो खानदान है, जो इतना बड़ा है, चाचा मामा नाना, ये सब करीब करीब बैठे हुए हैं। आपने बहुत अच्छे साइंस और सिम्टम्स बताए हैं। अब अगर मैं ये पूछूं कि नॉर्मल बॉडी इमेज का जो कंसर्न होता है वो किस तरह डिफरेंट है बीडीडी से? अब ये बड़ा टेक्निकल सवाल आपने किया है। इसमें यह है कि अगर आपका एस्थेटिक
सेंस जो है वो ज्यादा है, तो आपका स्टैंडर्ड्स ऊपर चले जाते हैं। आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, आपकी शक्ल अच्छी हो, आपकी चिन लाइन बनी हुई हो, आपके अच्छा शक्ल पे जो स्किन है वो फ्रेश हो, तो ये तो समझ आता है कि भाई एक नॉर्मल फिनोमेना है जो लोगों को देख के आप कॉपी करते हैं। फिर एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ आजकल, लोग फिल्टर्स को डाल डाल के ये इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं। बिल्कुल। अब वो फिल्टर तो एक बना हुआ डिजाइन है जो कि एक एआई की थ्रू बनाया हुआ है। अब उतने अच्छे लेवल पे अगर आप जाना शुरू हो जाएं तो फिर आपको कभी भी अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। तो बीमारी एक बीडीडी है जिसमें आप रिपीटेटिव होते हैं, और एक बार अगर आप अच्छा कर लें और अच्छा करने के बाद आपको लगे कि अब मैं किसी हद तक बेहतर हूं, तो मुझे लगता है कि ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसमें मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा कि अगर आप कोई कॉन्शियस हैं और इसकी वजह से आप अच्छे जूसेस पी रहे हैं, नशों से दूर हैं, नींदें पूरी कर रहे हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? यू शुड गो फॉर इट। द पॉइंट इज कि आपकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब ना हो। वेरी गुड, और एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि यहाँ डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि जब आप इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में रहेंगे तो आप सोशल लाइफ से दूर होंगे और डिप्रेशन की तरफ भी जाएंगे। बिल्कुल, जब आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम 10 चीजों में, और अगर आप एनर्जी 10 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, 2 चीजों में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 8 चीजें तो इग्नोर होंगी। बिल्कुल। ओसीडी का पेशेंट इसलिए स्लो हो जाता है लाइफ में क्योंकि वो और कामों में लग जाता है और सारे काम भूल जाता है। इसी तरह बीडीडी की जो पेशेंट है वो इतना ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो जाता है, इतना ज्यादा वो स्किन, खूबसूरती, दुबलापन, प्यारापन में फंस जाता है कि उसकी जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट खत्म हो रहे होते हैं। सही। मैं ट्रीटमेंट में बीडीडी की अमूमन ये बात जरूर कहता हूं कि सिवाय अपीयरेंस के इंसान के अंदर अपना भी तो एक्स फैक्टर होता है, किस तरह वो बात कर रहा है, क्या उसकी प्लस पॉइंट है, उसका कम्युनिकेशन क्या है, उसका बात करना, डिबेट करना, हजारों चीजें इंसान में टैलेंट जो उसको अगर जांच ले तो उस बेस के ऊपर भी वो अपने आप को टॉप पे लेके जा सकता है। दैट इज नॉट अबाउट जस्ट अ ब्यूटी। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने। अब मैं चलूंगी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन ओसीडी और बीबीडी कंप्लीटली गो अवे? क्योंकि ये दोनों कोई इतनी खास क्रॉनिक नहीं है कि जिंदगी भर रहें, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर या डायबिटीज। अगर तो एंजाइटी से रिलेटेड है ये, और एंजाइटी में जिस तरह जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है या फोबिया है या तो फिर स्पेसिफिक एंजाइटी है, तो हम इसको बड़े इजीली गो अवे कर सकते हैं। कुछ टाइम लगता है, 1-2 साल, लेकिन हम पहले एंजाइटी को ट्रीट करेंगे, उसकी कॉजेज को ट्रीट करेंगे, अगर वो जेनेटिकली है तो उसको पकड़ेंगे, फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तैयबा इज द मेन ट्रीटमेंट आई वुड से। आप आपकी लाइफ स्टाइल को सही करें, आप अपने आप को बिजी करें। अगर आप कमरे में बंद रहेंगे तो रिपीटेटिव थॉट एक जिन भूत की तरह आपके सर पे बैठी रहेगी, लेकिन अगर आप बिजी करेंगे, आप नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो वो थॉट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो बिजी रहना बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइजेज बहुत बड़ा रोल है, दवाइयां हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग है तो दिमाग में नई चीजें आएंगी, और जब दिमाग में नई चीजें आएंगी तो वो फिर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत, आपने बहुत अच्छा हमें ओसीडी और बीडीडी समझाया। अब मैं ये चाहूंगी कि आप एक लास्ट मैसेज दें व्यूवर्स को। मैं यही बोलूंगा कि आज के दौर में हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, और माशाल्लाह से जिंदगी में हम हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं। तो अगर बीमारियां जो आज से 20 साल पहले बातें होती थी कि ये लाइलाज है या ये दवाइयां अगर शुरू कर दो तो जिंदगी पर खानी है, अब ऐसा नहीं है। साइकाट्री, मेंटल हेल्थ और एडिक्शन ये बहुत आगे जा चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना होता है अपने लव्ड वन के लिए, अपने प्रोफेशनल के पास जाने के लिए। बाकी काम प्रोफेशनल्स का होता है और फैमिली का होता है। तो कभी भी अपनी बीमारी को अपने घर पे ना पालें। थैंक यू डॉक्टर वजाहत फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट। हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन मिली आज के ओसीडी है क्या। थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, क्योंकि मेडिकेशन एंड थेरेपी ट्रूली वर्क। थैंक यू सो मच। हमारे विलिंग वेज के पेज को लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर हम फ्राइडे को मिलते हैं आपके नेक्स्ट शो में। थैंक यू सो मच।